दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया का भी कोई भी अगर काम प्यार और मोहब्बत से नहीं किया जा सकता और उसके विपरीत उसको प्यार और मोहब्बत को करने की कोशिश किया जाता है तो इंसान को सिवा बर्बादी के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि जिस वजह से एक महिला बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सोचने के बाद और समझने की जो शक्ति होती है लोगों को ख़त्म से होने लगती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप हमारे वीडियो में अपने जगह का नाम ज़रूर कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर ले सकें। और एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश, उसी का एक जाना माना शहर पड़ता है नवी मुंबई, उसी का MIDC थाना लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 6 मई 2017 का, वही सुबह का टाइम होता है। तो जो नवी मुंबई है उपनगर रावले के ही एक सिलफाटा पड़ता है और उसी के दूसरे साइड में MIDC कस्बा पड़ता है और ठीक उसी के बीचों बीच एक नाला बह रहा था। तो मौके पर वहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और जमावड़ा का जो कारण बनता है असल में वहाँ पर एक बैग था, उसी बैग में एक धड़ पड़ा हुआ था और वहाँ के लोग नज़ारे जैसे देखते हैं तो सन्न से रह जाते हैं। तो आसपास लोगों का जो भीड़ होता है वहाँ से तुरंत ही इकट्ठा हो जाती है। तो उसी में से एक व्यक्ति होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने MIDC फ़ोन कर देता है, क्योंकि वह थाना प्रभारी होते हैं चंद्रकांत काटकर। और जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को लेते हैं। लेने के बाद जो होता है उसी रावले के ही सिलफाटा के नाले के पास पहुँचते हैं। देखते हैं कि सही में वहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन पुलिस जब उस बैग को बाहर निकालती है तो बैग को खोला जाता है तो उसी बैग में एक युवती का सिर्फ धड़ का धड़ पड़ा होता है, बाकी का उसका सर यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर गायब होते हैं। पुलिस यह नज़ारा देखती है, देखने के बाद एकदम चौंक से जाती है। आखिर पुलिस ना सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं सब आपस में कुछ चर्चे कर रहे होते हैं। पुलिस उनसे उस महिला की यानी कि उस धड़ के बारे में लोगों से वहाँ पूछती है, लेकिन वो लोग वहाँ उस धड़ को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आखिर इस महिला को तो हम जानते नहीं, आखिर यह तो धड़ से इस महिला की पहचान कैसे हो सकती है। थाना प्रभारी भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर जो लोग कह रहे लोग या तो सही कह रहे हैं, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर मुद्दा बन गया है कि आखिर यह युवती आई कहाँ की और यह है कौन, इसकी पहचान किया कैसे जाए। उसी समय वहाँ कुछ फोरेंसिक टीमें भी आ जाती हैं और साथ में फ़ोटोग्राफ़र की टीम आ जाती है। फोरेंसिक टीम अपने सबूत उसी नाले और साथ में उसी बैग से लेने शुरू कर देते हैं। फ़ोटोग्राफ़र जो होते हैं अब उस धड़ का फ़ोटो उस समय खींच लेते हैं। साथ में वहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं चंद्रकांत काटकर के ही तहरीर पर उसी समय अब उस धड़ का जो फ़ोटो होता खींच के जितने भी अपने ज़िले में मौके पर वहाँ थाने होते हैं सब में सर्कुलेट करवा देती है। लेकिन पुलिस जब उस धड़ को काफ़ी ध्यान से देखती है कि उसके दाहिने जो गर्दन होता है उसी के पीछे वाले हिस्से में एक गणेश का टैटू बना होता है, भगवान का टैटू होता है। पुलिस समझ जाती है कि यह युवती जो है ज़रूर कोई हिंदू होगा। पुलिस के पास से एक छोटा मोटा सुराग तो लग गया था। अब पुलिस जो होती है वह इसी बिना पर शिनाख्त करना शुरू कर देती है कि आखिर इस जो गणेश भगवान की जो टैटू है इसको हाईलाइट कर दिया जाए। पुलिस उसी समय गणेश भगवान का जो टैटू होता है जितने भी अपने दैनिक अखबार होते हैं सब में उस समय चस्पा करवा देती है और उसी समय या धड़ को अपनी नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और पुलिस इस केस की जांच पड़ताल के लिए उसी दिन से लग जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और पुलिस की सूचना जितने भी अपने नज़दीकी थाने होते हैं सब में वायरलेस द्वारा इस चीज़ की सूचना दे दिया जाता है। लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। एक दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है 7 मई 2017, वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। तो उसी बीच अब जो होता है MIDC थाने में एक महिला और एक व्यक्ति पहुँचते हैं, कहने लग जाते कि साहब
हमारा नाम है कविता और यह हम अपना भाई है गणेश, इसी टाड़े के ही बोरीवली कल्याण के ही रहने वाले हैं। पुलिस उनसे पूछने लग जाती है, आखिर बताइए बात क्या है। वह पुलिस के सामने एक पेपर निकाल कर रख देते हैं और पेपर जो होता है धड़ का, उसमें फ़ोटो छपा होता है। पुलिस देखती पहचान लेती है तो धड़ में कल एक बैग में मिला हुआ था और पुलिस को वही बैग जो होता है उस समय कविता दिखाना शुरू कर देती है। कहने लग जाती कि साहब यह धड़ हमारी बहन है प्रियंका गुर्रों, जो अपने पति सिद्धेश गुर्रों के साथ वर्ली स्थित PWD सरकारी आवास है उसी में अपने पति के साथ अभी नए जीवन की जो शुरुआत होती है इसी साल 30 अप्रैल 2017 को ही प्रेम प्रसंग से की है और प्रेम विवाह के तहत इन दोनों की शादी हुई है। यह बात जैसे पुलिस सुनती है कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि यह तुम्हारी बहन प्रियंका गुर्रों का धड़ है। तो उस समय कविता कह देती कि साहब हमारे ही सामने हमारी अपनी बहन ने ही प्रियंका गुर्रों ने ही अपनी धड़ पर या गणेश भगवान की टैटू गुडवाया था। अब पुलिस जैसी आप बात सुनती इधर कविता और साथ में गणेश की तो उनके बात पे यकीन कर देती है। तुरंत पुलिस उनको अपने जिप्सी में बैठाती है। जिप्सी में बैठाने के बाद उसी सरकारी अस्पताल में ले जाती पोस्टमार्टम हाउस में और वहाँ जैसे ही धड़ को देखते तो वहीं पर कविता और साथ में गणेश दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यही धड़ जो होता है प्रियंका गुर्रों का है। अब पुलिस उनसे उसी समय पूछताछ करती है। पुलिस उनसे जब पूछताछ शुरू कर देती है तो इधर कविता और गणेश पुलिस से कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी जो अपनी बहन है, अपनी बहन ने यानी कि प्रियंका गुर्रों ने ही खुद अपने मुताबिक सिद्धेश गुर्रों से ही जोर जबरदस्ती से शादी की है। और पुलिस जैसी आप बात सुनने के बाद चौंक सी जाती है और कविता से कहने लग जाती है कि आखिर शादी का कारण क्या है। कविता कह देती कि साहब हम और साथ में हमारे भाई, यहाँ तक कि हमारी जो अपनी माँ है, तीनों ने मिलकर प्रियंका गुर्रों को काफ़ी समझाया कि सिद्धेश गुर्रों से शादी मत करो, लेकिन हमारी बहन अपनी बात पे अड़ जाती है और जाकर जोर जबरदस्ती से उसके साथ शादी कर लेती है, क्योंकि सिद्धेश गुर्रों के माता पिता भी इस शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी बहन की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी और वह मेहंदी उसकी ज़िंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए फीका पड़ गया। अब पुलिस जैसी आप बात सुनने के बाद उसी समय अब कविता की तहरीर पर जो शंका होता वह जाकर इधर सिद्धेश गुर्रों के जो परिवार वाले होते हैं उनके ऊपर शंका जता देती है। अब पुलिस की टीम तुरंत ही जाती है, सिद्धेश के पूरे परिवार वालों को उसी समय अपने कस्टडी में लेती है और थाने लाती है। उनसे कुछ पूछताछ शुरू कर देती है। तो पुलिस के सामने इधर जो होता है सिद्धेश और साथ में सिद्धेश के अपने माता पिता कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी जो बहू है वह बहू 5 मई 2017 को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास मौके पर कल्याण में ही उसका एक इंटरव्यू था कंपनी में और वही इंटरव्यू देने के लिए सुबह सुबह निकल जाती है, लेकिन शाम तक लौट के नहीं आती। और जब लौट के नहीं आती तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते और इसकी सूचना जो होता है प्रियंका गुर्रों की जो अपनी बहन होती है यहाँ तक कविता को भी दे देते हैं। कविता भी उसी समय अपनी बहन प्रियंका के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उस समय जो होता है प्रियंका गुर्रों का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ जाता है। दूसरे दिन का वक्त होता है, लेकिन जब प्रियंका घर लौट के नहीं आती तो हम लोग अपने नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचकर प्रियंका गुर्रों का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। पुलिस यह बात जैसे इधर अब सिद्धेश के घर परिवार वालों से सुनती है और साथ में सिद्धेश गुर्रों के मुंह से सुनती है तो पुलिस को उनकी बात पर तो यकीन होने लगता है कि हाँ इनका तो गुमशुदा का जो मुकदमा है या अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इन्होंने खुद 6 मई को दर्ज करवा रखा है, क्योंकि इन्हीं की बिना पर हमारे तक ये लोग पहुँचे हुए हैं। और पुलिस यह सब बात सुनने के बाद उनके खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं पाती, इसलिए पुलिस उनको उसी समय हिदायत देकर छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के सामने यह चैलेंज बन जाता है कि आखिर प्रियंका गुर्रों की हत्या कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। और पुलिस उसी समय वहाँ की क्राइम ब्रांच टीम की मदद लेती है और साथ में उनको हिदायत भी देती है कि इस केस को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए, क्योंकि यह जो मामला था काफ़ी गंभीर था, जो एरिया था काफ़ी बड़े बड़े लोगों का था, इसीलिए दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। और पुलिस जो होती है इस केस को छानबीन करने के लिए तुरंत ही लग जाती है कि आखिर मेन हत्यारा कौन हो सकता है। पुलिस तुरंत जो होती है इधर प्रियंका की जो अपनी बहन यहाँ तक कविता और साथ में गणेश से जाकर दोबारा पूछताछ शुरू कर देती है। और प्रियंका की जो बहन होती है कविता और गणेश पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब अब हमें पूरा यकीन हो रहा है कि प्रियंका की अपने सास ससुर और साथ में उसका जो अपना पति है सिद्धेश गुर्रों ही नहीं मिलकर प्रियंका के साथ कुछ ना कुछ कांड किया है, क्योंकि वह उसके हरदम खिलाफ रहते थे। अब इस बात की जानकारी हमारी जो बहन होती है प्रियंका फ़ोन के द्वारा हमें हर बार दिया करती थी कि हमसे कोई नज़रें मिलाकर बात नहीं करता है। और यह बात जैसे पुलिस इधर कविता की सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एक शक के बिना पर सबसे पहले जो होता है इधर 5 मई 2017 के दिन का
मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में उस दिन का प्रियंका का CDR लोकेशन निकाला भी जाता। और जब लोकेशन और CDR डिटेल निकाला जाता है, पता चलता है कि हाँ उस दिन कविता से तो बात हुआ था, लेकिन प्रियंका का जब मोबाइल नंबर होता उस दिन पूरा दिन तो घर में ही दिखा रहा था, लेकिन प्रियंका कहीं नहीं गई। अब पुलिस के सामने जैसे लोकेशन के दौरान पता चलता है कि 5 मई 2017 को मोबाइल जो होता है प्रियंका का दिन भर घर पर पड़ा होता है, तो पुलिस को पता चल जाता कि इनके घर में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, और पकी नहीं पूरी दाल काली हुई पड़ी हुई है। और पुलिस इसीलिए अपने से बड़े अधिकारियों को परमिशन ले लेती है, क्योंकि वह कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं जो सिद्धेश गुर्रों के परिवार वालों पे हाथ डाला जा सके। इसलिए पुलिस तुरंत ही बड़े अधिकारियों का परमिशन लेकर वहाँ क्राइम ब्रांच को अपने साथ लेती है। लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर अब जाती है 7 मई 2017 को ही शाम के टाइम में ही इधर सिद्धेश गुप्ता और साथ में अपने पिता मनोहर गुर्रों और साथ में उसकी अपनी माँ होती है माधुरी गुर्रों। पुलिस इन तीनों को उसी समय उनके घर से गिरफ्तार करती और थाने ले आती। थाने लेने के बाद पुलिस होती है उसी समय प्रियंका का जो मोबाइल नंबर होता है उसी का लोकेशन घटना वाली दिन का वही निकाल कर तीनों के सामने जब रखती है, तो तीनों जैसी वाला लोकेशन देखते हैं तो पुलिस को देखते हुए थर थर काँपना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस इधर जैसे अपना पुलिसिया अंदाज तीनों के सामने दिखाती है तो मनोहर गुर्रों और साथ में माधुरी गुर्रों और साथ में इधर प्रियंका का जो अपना पति होता है सिद्धेश गुर्रों भी टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने तीनों मिलकर इधर प्रियंका गुर्रों की हत्या और साथ में उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए पुलिस के सामने जो सच्चाई निकाल के लाते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में इसी महाराष्ट्र का जाना माना जो शहर पड़ता है ठाणे और उसी का उपनगर कल्याण पासित पड़ता है, और ठीक है वहीं के रहने वाले होते हैं मनोहर गुर्रों, उनकी अपनी पत्नी होती है और साथ में उनका एक अपना इकलौता बेटा होता है सिद्धेश गुर्रों। सिद्धेश गुर्रों जो होता है काफ़ी पढ़ा लिखा भी होता है। मनोहर गुर्रों जो होते हैं एक सरकारी नौकरी पेशे व्यक्ति होते हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसे आते थे। लेकिन इधर उनका जो अपना बेटा होता है सिद्धेश गुर्रों जब पढ़ लिख लेता है तो मनोहर सोच लेते हैं कि उन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर CA का नौकरी दिलाया जाए, और इसी फिराक में मनोहर गुर्रों जो होते हैं अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पढ़ाई पूर्ण हो जाता है तो इसी बीच सिद्धेश गुर्रों की जो नौकरी होती है वह जाकर मुंबई के ही बिकौली स्थित TCS कंपनी होता है उसी में जाकर सिद्धेश गुर्रों की नौकरी लग जाती है। और जब नौकरी लग जाती है तो मनोहर गुर्रों जो होते हैं उनका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, और उसी वक्त जो होते फैसले लेते हैं। लेने के बाद अपने बेटे को ही उसी समय PWD जो कॉलोनी होता है उसी में जाकर अपने पूरे परिवार सहित रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सरकारी आवास होता है। वह जहाँ पर रहते थे वह एक प्राइवेट था, उसका किराया देते थे। अब पूरे किराए से छुट्टी भी पा जाते और जाकर अपने बेटे और अपने पत्नी उधर माधुरी के साथ वहीं निवास करना शुरू कर देते। लेकिन इधर निवास करते करते जो होता है इनका अच्छे से समय टाइम स्पेंड होना शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक 3 साल पहले जो होता है इधर जब उस वक्त सिद्धेश गुर्रों जो होता है बोरवली के कॉलेज में मौके पर जब पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक उसी कॉलेज में पढ़ने वाली होती है प्रियंका दोधे के अपनी माँ होती है, और साथ में उसका एक अपना भाई होता है गणेश दोधे, और उसकी एक अपनी बहन होती है जो सबसे बड़ी होती है कविता गुर्रों। लेकिन कविता गुर्रों के जो अपने पिता है कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जब चले जाते हैं, तो कविता गुर्रों और साथ में उसकी अपनी जो माँ होती है तीनों मिलकर कल्याण के उपनगर दीवा गांव में आकर अपने परिवार सहित रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होता है अब मौके पर जो कविता दोधे होती है उसकी जो माँ आती है उस समय अपने बच्चों को काफ़ी पढ़ा लिखा लेती है। लेकिन जैसे ही कविता अपने उस दलील पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो होता है नौकरी करना शुरू कर देती है, और उसी की वजह से अपने एक बहन इधर जो थी प्रियंका दोधे और साथ में गणेश दोधे को पढ़ाई पूरी करवाना शुरू करा देती है। और पूरी पढ़ाई करते करते कुछ दिन तो वक्त निकल जाता, लेकिन प्रियंका दोधे जो होती है अपने ही पास डोंबिवली में एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए ठीक 3 साल पहले चली जाती है। लेकिन उसी कॉलेज में जाकर मुलाकात जो होता है इधर सिद्धेश गुर्रों से हो जाता है। सिद्धेश गुर्रों जो होता है उसी कॉलेज में इधर प्रियंका दोधे का सहपाठी होता है, इसीलिए दोनों का मुलाकात जो होता है धीरे धीरे वहीं बढ़ जाता है। लेकिन इधर अब जैसे सिद्धेश गुर्रों प्रियंका दोधे का खूबसूरती देखने के बाद उस खूबसूरती पर एकदम फिदा हो जाता है, उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटा लेता है। और जब सिद्धेश गुर्रों जानकारी पाता है तो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है, और दोस्ती के बीच इनके बीच
मिलना जुलना भी बढ़ जाता है, टहलना घूमना भी बढ़ जाता है, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग जो सिलसिला होता है चलते चलते एक दिन संबंध में बन जाता है, और संबंध का जो सिलसिला चलते चलते पूरा का पूरा लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच इधर जो होती है प्रियंका दूधे कई बार सिद्धेश गुर्रो के ऊपर शादी के लिए दबाव मार चुकी होती है, लेकिन सिद्धेश गुर्रो यह बात कहकर टाल देता है कि ठीक है, जब समय आएगा तो हम शादी कर लेंगे। लेकिन इसी बीच जाकर जब सिद्धेश गुर्रो का नौकरी जो होता है वहाँ पर एक सरकारी तौर पर लग जाता है, तो उसी दिन से सिद्धेश गुर्रो जो होता है इधर प्रियंका से फ़ोन पर बात करना कम कर देता है। और प्रियंका को शक होने लगता है कहीं ना कहीं सिद्धेश गुर्रो की नज़र कहीं और पड़ी हुई है। लेकिन जब काफ़ी बार दबाव मारती है तो हर बार सिद्धेश गुर्रो जो होता है मना कर देता है। प्रियंका दूधे काफ़ी ज़्यादा बार परेशान हो जाती है कि आखिर सिद्धेश गुर्रो के मन में क्या चल रहा है, हमसे शादी क्यों नहीं करना चाह रहा है। इसीलिए उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए अब इधर जो होती है प्रियंका दूधे लग जाती है। तभी उसकी कुछ अपनी सहेलियाँ होती है, उसी के द्वारा पता चलता है कि असल में उसी के इलाके के रहने वाले एक अपने रिश्तेदार है, उन्हीं की लड़की होती है। उन्हीं की लड़की से इधर जो होता है सिद्धेश गुर्रो का प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसी के साथ शादी करना चाहता है। और जैसे यह बात इधर प्रियंका दूधे सुनती है, सुनने के बाद उसके ऐसे लगता है पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है और ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाते। अपने घर से उसी समय इधर सिद्धेश गुर्रो के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद पूछ बैठती है कि हमने जो सुना है क्या वह पूरी तरह से सही है कि तुम हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके उस लड़के से शादी करने के लिए तैयारी कर रहे हो। यह बात जैसे सिद्धेश प्रियंका दूधे के द्वारा तुरंत ही वह सन्न सा रह जाता है कि आखिर प्रियंका दूधे को यह बात कैसे पता हो गया। लेकिन यह बात सुनकर एक बार सिद्धेश गुर्रो मुस्कुरा देता, कहने लग जाता क्या करें, हमारे माता पिता जो होते हैं हमारे इस शादी से काफ़ी खिलाफ है, इसलिए हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। और यह बात जैसे ही प्रियंका दूधे सुनती है गुर्रो के द्वारा तुरंत ही सन्न से रह जाती कि आखिर हमारी ज़िंदगी के साथ जिसने 3 साल खिलवाड़ किया और जिसके सामने हमने 3 साल अपना सब कुछ खोल कर रख दिया, आज हमारे साथ वह कैसा विश्वासघात कर रहा है। और इसीलिए वहाँ पर काफ़ी सन्न से रह जाती है और काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाती है और वहीं पर झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। लेकिन अपने घर झगड़े तकरार करके चली जाती है, पूरी रात सो नहीं पाती। सुबह का टाइम होता है, तुरंत ही इधर सिद्धेश गुर्रो के घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद उसके घर के सामने ही सिद्धेश गुर्रो से झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करते हो तो हम जाकर अपने नज़दीकी पुलिस थाने में तुम्हारे ही खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवा देंगे और 3 साल का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी तो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और यह बात सिद्धेश गुर्रो जिसे सुनता है उसके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाता है और ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। इधर सिद्धेश गुर्रो अपने पिता मनोहर गुर्रो से निर्णय लेता है। उसके जो पिता होते हैं इधर प्रियंका दूधे की बात को सुनकर डर सा जाते हैं। तीनों मिलकर सिद्धेश गुर्रो की शादी के लिए निर्णय लेते हैं, लेकिन उनका जो निर्णय होता है काफ़ी अजीब से होता है। और इसी अजीब निर्णय को लेकर सूचना इधर जाकर प्रियंका को जब लगता था, प्रियंका जो होती खुशी से चल पड़ती, वह सोच बैठती चलो हमारी शादी तो अब होने वाली है। लेकिन प्रियंका और साथ में सिद्धेश गुर्रो दोनों मिलकर इधर 31 अप्रैल 2017 को वहाँ एक मंदिर में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ मंदिर में तौर तरीके से शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रियंका जो होती वहीं से तुरंत ही अपने ही ससुराल चली जाती है। अब ससुराल जब रहती है लगभग 2 दिन का वक्त बीतता है, तभी देखती है कि हमारी जो सास ससुर है मनोहर और साथ में मधुरी गुर्रो, उसकी निगाहें जो होती काफ़ी आड़ी होती है। वह ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। उसके खिलाफ उसके पूरे घर वाले पड़ जाते हैं। लेकिन इसकी जो सूचना होती है हर बार इधर प्रियंका अपनी बहन यानी कि बड़ी बहन कविता को देती रहती थी कि हमारे सास ससुर हमारे खिलाफ है, कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन कैसे ना तैसे कर अब वहाँ जो होती प्रियंका अपनी ज़िंदगी जीने भी लग जाती है। लेकिन इधर अब जो होता मनोहर गुर्रो और साथ में माधुरी गुर्रो, उनका जो अपना बेटा होता है सिद्धेश गुर्रो, तीनों मिलकर उसी दिन यानी कि 5 मई 2017 को ही शाम के टाइम हमेशा के लिए यह जो होता प्रियंका दूधे का मुंह बंद करने के लिए फैसला लेते हैं। वह सोच बैठते हैं कि आज के बाद यह ना रहेगी ना कोई जान पाएगा। लेकिन जैसे ही 5 मई 2017 का रात का लगभग वही 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो सिद्धेश गुर्रो को पूरा यकीन हो जाता कि हमारी जो पत्नी है वह इस समय काफ़ी गहरी नींद में सो रही है। तुरंत ही अपने पिता मनोहर गुर्रो के पास जाता और अपनी माँ माधुरी गुर्रो को पास जाता है और दोनों को जाकर के लाता। उधर प्रियंका गुर्रो के चारपाई के पास तीनों खड़े हो जाते हैं, उन्हें तकिए का सहारा लेते हैं और वहीं पर उसका हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसी समय होता मनोहर गुर्रो और साथ में माधुरी गुर्रो एक बार सनक सा जाते हैं कि आखिर इसके बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं।
तभी इधर जो होता है सुदेश गुरु सोच बैठता है कि एक हमारा जाना पहचाना व्यक्ति है। इसी डोंबिवली का ही रहने वाला दुर्गेश कुमार पाठवा है। दुर्गेश कुमार पाठवा वह व्यक्ति होता है जो काफ़ी आपराधिक किस्म का होता है। उसके खिलाफ़ काफ़ी सारे मुकदमे भी दर्ज होते हैं। और इस बात की भनक जैसे इधर आकर दुर्गेश गुर्रो को लगता है, दुर्गेश गुर्रो जो होता है जाकर अब दुर्गेश कुमार पाठवा से मिल लेता है। दुर्गेश कुमार पाठवा जो होता है जैसे सुनता है तुरंत ही उसी समय अब इधर प्रियंका गुर्रे को बॉडी ठिकाने लगाने के लिए निर्णय लेता है। और वहीं पर जो होता है इधर सुदेश गुर्रो तुरंत ही दुर्गेश कुमार पाठवा को 1 लाख रुपया दे देता है और उसी समय तैयार भी हो जाता है। लेकिन दुर्गेश कुमार पाठवा का इलाके का रहने वाला एक उसका अपना करीबी दोस्त होता है मोनू सोनी, जो उसके ही करीब होता है। उसी समय जाकर उसको भी अपने साथ मिला लेता है। अपने पास कुछ हथियार लगता है और वह हथियार लेकर उसी समय PWD कॉलोनी में पहुंच जाता है। और जब पहुंचता देखता उस समय पूरा रात सन्नाटा पहरा हुआ है। और उसी समय जाकर इधर अब सुदेश गुर्रों के घर में घुस जाता है और किचन में जाता है तो वहीं पर मौके पर ज़मीन पर पड़ी हुई प्रियंका दूधे का बॉडी होता है। उसकी बॉडी को खींच कर ले जाते हैं बाथरूम में और वहीं ले जाकर उसकी बॉडी का लगभग 11 से 11 टुकड़े कर देते हैं। उसका जो धड़ होता है वह अलग पैक कर लेते हैं और साथ में उसके दोनों हाथ और साथ में दोनों पैर वह अलग पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं और साथ में जो सर होता है उसको अलग पैक कर लेते हैं। और उस समय उस बॉडी का ठिकाने लगाने के लिए इधर सोनी और साथ में दुर्गेश कुमार पाठवा उसी समय अपना एक सेंट्रो कार होता है, उसी सेंट्रो कार में बॉडी को पूरे रख देते हैं। रखने के बाद निकल पड़ते हैं और जब निकल कुछ दूर का सफ़र तय करते हैं। लेकिन जैसे ही शाहपुर जंगल में पहुंचते तो वहीं पर ले जाकर इधर प्रियंका गुर्रों का जो सर होता है ले जाकर वहीं पर डंप कर देते हैं और कुछ दूर और गाड़ी चलाते हैं। तो अमरनाथ और बदलापुर जैसे ही पहुँचते हैं तो उसी जंगल में ले जाकर इधर प्रियंका गुर्रों का जो पैर होता है और साथ में दोनों हाथ होता है ले जाकर वहीं डंप कर देते हैं। और साथ में प्रियंका गुर्रों का जो धड़ होता है वह धड़ रावले के ही जो सिलाफाटा रोड होता है स्थित MIDC एक उपनगर होता है, ठीक उसी के बीच जो नाला बह रहा होता है उसी में ले जाकर उसी बैग सहित डंप कर देते हैं। इसके बाद इधर दुर्गेश कुमार पाठवा और साथ में सोनी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम उसी समय केस की छानबीन करना शुरू कर देती है और पुलिस जो होती है इधर जैसे ही अब जाकर सुदेश गुर्रो और साथ में उसके जो अपने पिता होते हैं मनोहर गुर्रो, उसकी माँ माधुरी गुर्रो से जब पूछताछ करती है पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है उसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है इधर जाकर दुर्गेश गुर्रो और साथ में उसका जो अपने करीबी दोस्त होता है सोनी, पुलिस इन दोनों की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन तलाशी करते करते पूरा का पूरा 4 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर जाती है 12 मई 2017 को उन्हीं के इलाके से गिरफ्तार करते हैं। लेकिन पुलिस की टीम इधर अब इन 5 को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इनका जो सेंट्रो कार होता है साथ में वह हथियार अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद इन 5 पर पुलिस की टीम उसी समय काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।